मूवी की शुरुआत में हम जॉनस नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि समुद्र के नीचे अपने फंसे दोस्तों को बचाने के लिए आता है। ये यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे, बट किसी अनजान चीज ने इनकी शिप पर अटैक कर दिया, जिससे काफी ज्यादा घायल हो गए। और अब जॉनस और उसकी टीम मिलकर इन सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, बट तभी शिप में अलार्म बजने लगता है और तभी एक अनजान चीज उस डैमेज शिप पर अटैक करती है, जिससे कि उस शिप में लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जॉनस किसी तरह उन सारे लोगों को अपनी रेस्क्यू शिप में ले आता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कुछ साथी अभी भी उस डैमेज शिप के अंदर ही हैं और सिग्नल से पता चलता है कि वो अनजान चीज दोबारा अटैक करने के लिए आ रही है। इस सिचुएशन में जॉनस हैच को बंद करके अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर वहां से निकलना प्रेफर करता है। लेकिन डॉक्टर हेलर, जो कि उन्हीं घायल लोगों में से एक थे, जॉनस को इस बात के लिए मना करते हैं, पर जॉनस उन्हें समझाता है कि अगर मैंने उन्हें भी बचाया तो इस चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, और वो अपनी शिप लेके वहां से निकल जाता है। इधर वो अनजान चीज जैसे ही उस डैमेज शिप से टकराती है, काफी जोरों का एक ब्लास्ट हो जाता है। अब कहानी 5 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे हम चाइना में शंघाई सिटी को देखते हैं, जिसके तट से 200 मील दूर एक मानावन नाम का रिसर्च सेंटर होता है। इस सेंटर पे मॉरिस नाम का एक बंदा आता है और मॉरिस ने इस पूरे रिसर्च सेंटर में इन्वेस्ट भी किया है। मॉरिस की मुलाकात डॉक्टर जैंग से होती है और फिर डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपनी बेटी सुइन से भी मिलवाते हैं, जो कि एक चीफ मरीन बायोलॉजिस्ट है। सुइन से मिलने के बाद मॉरिस पूरा रिसर्च सेंटर देखता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत था। इससे मरीन लाइफ काफी सुंदर दिख रही थी। और अब डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपनी बाकी की टीम से भी मिलवा देते हैं, जिसमें कि जैक्स, जो कि एक इंजीनियर और सब डिजाइनर है, मैक, जो कि स्टेशन चीफ है, डीजे, जो कि एक रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोरर है, और डॉक्टर हेलर, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं, और इनको हमने पहले भी देखा था। इसके बाद मैक मॉरिस को लॉरी से भी इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि एक मिशन पायलट है और वो अभी समुद्र के अंदर गई होती है। उसके साथ उसके दो साथी टोशी और द वॉल होते हैं, और वो धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जा रहे होते हैं ताकि वो तल में पहुंचकर अपनी रिसर्च को शुरू कर सकें। अब डॉक्टर जैंग मॉरिस को थोड़ा अपनी रिसर्च के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, आज तक हम मैरियाना ट्रेंच को दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा मानते आए हैं, लेकिन जिसको हम समुद्र का तल समझ रहे हैं वो एक हाइड्रोजन सल्फाइड की परत है, जो कि बादल जैसी दिखती है, और इस परत के नीचे ही समुद्र का तल है, और वहाँ पे हमें काफी अनेकों प्रजातियां देखने को मिलेंगी, और इन प्रजातियों से साइंस आज तक बेखबर है। और लॉरी और उसकी टीम धीरे धीरे उसी हाइड्रोजन सल्फाइड की परत में एंटर करते हैं। वो उस बादल में काफी केयरफुली ट्रैवल करते हैं और उसको क्रॉस करने के बाद ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद लॉरी और उसकी टीम वहां पर अपनी लाइट्स को ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो मरीन लाइफ को काफी क्लियरली देख सकें, और वो वहां पर अपना रोवर भी लॉन्च कर देते हैं। बट तभी लॉरी को सिग्नल आते हैं, जैसे कि कोई अनजान चीज उनकी शिप की तरफ काफी तेजी से आ रही हो, और तभी देखते ही देखते वो अनजान चीज रोवर पे भी अटैक कर देती है, जिससे कि सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। और तभी वो अनजान चीज लॉरी की शिप पे भी अटैक करती है, जिससे कि वो काफी घबरा जाती है, और वो कहती है कि जॉनस सही था और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर है, और सिग्नल टूट जाता है। लॉरी से कनेक्शन टूट जाने के बाद ये सब काफी घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि उसको इतनी गहराई से निकाला कैसे जाए, जिसके लिए आपस में अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं, जिसमें कि मैक कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, और वो है जॉनस। जॉनस का नाम सुनने के बाद डॉक्टर हेलर उसे कायर बताते हैं। वो कहते हैं उसने अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैक उन्हें समझाता है कि उसने बाकी लोगों को बचाया भी था, जिसमें तुम भी शामिल थे। इनकी बहस को देखते हुए डॉक्टर जैंग ये फैसला करते हैं कि वो जोनस को वापस लाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जॉनस को देखते हैं, जो कि इस समय थाईलैंड में होता है, और वो पूरा दिन अब बार में बैठ के ड्रिंक करता रहता है। और जब वो अपने घर वापस आता है तो उसकी मुलाकात मैक और डॉक्टर जैंग से होती है, जिनसे मिलने के बाद जॉनस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब मैक जॉनस को अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद जॉनस साफ मना कर देता है। वो कहता है मैंने डाइविंग छोड़ दी है। फिर मैक उसको लॉरी की रिकॉर्डिंग सुनवाता है, जिसे सुनने के बाद उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि उसे वापस जाना चाहिए। और अब डॉक्टर जैंग भी जॉनस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ वापस चले, और वो अपनी टीम को बचाना चाहते हैं, जिसके बाद जॉनस वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर लॉरी और उसकी टीम मिलकर अपनी शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ देर की कोशिश के बाद वो शिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही लॉरी अपनी शिप की लाइट्स को ऑन करती है, तभी वो अनजान चीज दोबारा इनकी शिप पर अटैक कर देती है, जिसके बाद लॉरी और उसकी टीम काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इधर जैक सुइन को बताती है कि लॉरी की शिप का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसे सुनने के बाद सुइन कहती है कि वो उनको बचाने के लिए वहां पर जाएगी। वो जाते जाते अपनी बेटी मिंग से मिलकर जाती है, और वो उसको समझाती है कि वो अपने दोस्तों को जल्दी बचाकर वापस आ जाएगी।
इसके बाद सुइन अपना ग्लाइडर लॉन्च करती है और सीधा पानी के अंदर चली जाती है। इतने में ही जोनस भी वहां पर आ जाता है और वो भी आते ही बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शिप की ओर निकल लेता है। शिप के अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात मिंग से होती है और वो मिंग से वादा करता है कि वो अपने दोस्तों को बचाकर जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद वो भी अपनी शिप को लॉन्च करता है और सीधा पानी के अंदर चला जाता है। इतनी ही देर में सुइन उस हाइड्रोजन सल्फाइड की परत को क्रॉस कर लेती है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे लॉरी की शिप भी मिल जाती है। और अब सुइन लॉरी की शिप को टो करने की तैयारी शुरू कर देती है, बट तभी कोई अनजान चीज उस पर अटैक करती है। ये एक स्क्विड था जो कि सुइन के ग्लाइडर को काफी बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिससे कि वो ग्लाइडर बस टूटने ही वाला होता है। लेकिन वो स्क्विड एकदम ही ग्लाइडर को छोड़ देता है क्योंकि वो एक शार्क का शिकार बन चुका था और ये शार्क दिखने में काफी ज्यादा बड़ी थी। इस शार्क का साइज देखने के बाद सुइन काफी हैरान हो जाती है और जब जोनस इसको देखता है तो वो डॉक्टर हेलर को कहता है, अब तो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो गया। और अब जोनस सुइन को कहता है कि उसका ग्लाइडर अब डैमेज है और वो टो नहीं कर सकती, इसलिए उसे वापस ऊपर आ जाना चाहिए। जिसके बाद सुइन वापस ऊपर चली जाती है और अब जोनस लॉरी की शिप के पास आ जाता है और वो दोनों शिप को आपस में अटैच कर देता है। जिसके बाद वो हैच को ओपन करने लगता है और हैच खोलने के बाद जब लॉरी जोनस को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब जोनस लॉरी को केयरफुली अपनी शिप में खींचता है। पर तभी उस शार्क के दोबारा सिग्नल आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद टोशी घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में द वोल को ऊपर भेज के शिप का हैच बंद कर देता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके अपनी जान सेक्रीफाइस कर। जिसके बाद जोनस, लॉरी और द वोल तो बच जाते हैं, लेकिन टोशी पर वो शार्क जैसी अटैक करती है काफी जोरों का एक ब्लास्ट हो जाता है और टोशी की मौत हो जाती है। अपने दोस्त की मौत के बाद ये तीनों काफी सदमे में आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों सही सलामत वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुइन को ये बात पता चलती है कि टोशी मर चुका है तो वो उसका ब्लेम जोनस पर लगाती है। लेकिन जोनस उसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसने खुद हैच बंद किया। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हेलर को देखते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोनस से माफ़ी मांगते हैं, जिस पे जोनस कहता है कि तुम बस लॉरी को बचा लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगली सुबह जोनस के पास सुइन आती है और वो अपने बिहेव के लिए जोनस से माफ़ी मांगती है, जिस पर जोनस उसे माफ़ कर देता है। और अब सुइन उस शार्क के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती है। वो कहती है इस शार्क का नाम मेगलाडोन है और ये एक समय पे धरती की सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। ये इतनी ताकतवर थी कि वेल को काटकर उसके 2 टुकड़े कर देती थी। इस शार्क को देखने के बाद द वोल अपने फ्रेंड टोशी को याद करता है, जिस पर डॉक्टर जैंग उसे समझाते हैं कि टोशी ने इस मिशन के लिए अपनी जान दे दी और वो भी यही चाहेगा कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इधर मॉरिस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि मेरा काफी नुकसान हो गया और इस तरह तो हम कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। जिस पर जोनस मॉरिस को कहता है क्या तुम हमेशा फायदे का ही सोचते हो, और अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो तुम करो, लेकिन ऐसे ही अगर तुम लोगों को नीचे बेचते रहे तो वो शार्क एक एक को खत्म कर देगी। लेकिन इन सब की बहस आपस में ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। इधर हम मींग को देखते हैं जो कि इस समय अपने टॉय के साथ ओ लेवल में खेल रही होती है और जैसे ही मींग एक पॉइंट पर आकर खड़ी होती है तो वो देखती है कि उसके पीछे काफी बड़ी शार्क उसे ग्लास के बाहर से देख रही है और वो अपने दांतों से ग्लास पर अटैक भी करती है। और तभी इन्हें भी मींग के चिल्लाने की आवाज आ जाती है और ये भी उसे ढूंढने के लिए भागने लगते हैं। फाइनली मींग मिल जाती है और वो अपनी माँ को बताती है कि एक काफी बड़ी शार्क थी और उसने ग्लास पर अटैक किया। और तभी वहां पर एक वेल आ जाती है जो कि उसी शार्क का शिकार बन जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये शार्क ऊपर आई कैसे, क्योंकि ये शार्क तो उस हाइड्रोजन सल्फाइड की परत के नीचे थी। जिस पर जैक्स बताती है कि जब सुइन का ग्लाइडर ऊपर आया था तो उस हाइड्रोजन सल्फाइड की परत का टेम्परेचर नॉर्मल था, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जैसे ही जोनस की शिप वापस ऊपर आई तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, क्योंकि उसकी शिप डैमेज थी और उसमें से हीट निकल रही थी और इतने में से तो एक शार्क बड़े आराम से आ जाएगी। और उस शार्क ने आते ही अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको तभी पता चलता है कि उसने पास में ही एक बोट को निगल लिया है। और अब ये उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं जहाँ पर मैग ने उस बोट को निगला था और वहां पर पहुंचने के बाद इनको काफी सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तभी जोनस की नजर उस शार्क पर चली जाती है और अब ये प्लान करते हैं कि ये उस शार्क पर ट्रैकर को लगाएंगे ताकि उस शार्क को ट्रैक किया जा सके और फिर उसको जहर दे के मार देंगे। और अब ट्रैकर लगाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। ये आपस में ही बहस करने लगते हैं, जिसके बाद जोनस ही तैयार होता है और वो सीधा पानी में फिर डुबकी लगा देता है। इन्होंने जोनस को एक केबल से बांध रखा होता है ताकि ये उसको काफी तेजी से खींच सकें। और अब जोनस काफी केयरफुली स्विम करता है और फिर शार्क को देखते ही ये उस पर ट्रैकर को लगा देता है। जिसके बाद ये जोनस को क्रेन से काफी तेजी से खींचते हैं और पानी में हलचल होने के बाद वो शार्क जोनस के पीछे पड़ जाती है। लेकिन जोनस किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर वापस सही सलामत बोट पर आ जाता है। और अब ये जहर इंजेक्ट करने के लिए तैयारी करते हैं, जिसके लिए इनके पास एक पॉलीकार्बोनेट का केज होता है।
ये इतना मजबूत है कि शार्क इसको नहीं तोड़ सकती और इसी के अंदर से ये शार्क में जहर इंजेक्ट करेंगे। जहर को इंजेक्ट करने के लिए सुइन जाती है और सुइन को उस केज के अंदर बंद करके उस केज को सीधा पानी के अंदर उतार दिया जाता है। और ये शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में काफी सारा मीट डालते हैं, जिसके बाद वहाँ पे कुछ छोटी शार्क्स आने लगती हैं। लेकिन तभी मैक के सिग्नल भी आने लगते हैं और वो मैक सुइन को नीचे से अटैक करती है, जिसके बाद सुइन उस पे एम लगाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो एम सेट करती है वो शार्क वहां से भाग जाती है और दोबारा सुइन पर अटैक करती है और वो शार्क सुइन के केबल को काफी बुरी तरह से खींचती है, जिसके बाद शिप भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है और क्रेन लगभग टूटने ही वाली होती है। जिसे देखते हुए जोनास सुइन को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और वो शार्क उस केज को निगलने लगती है, जिसके बाद प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो केबल शिप से ही टूट जाती है और केबल के झटके की वजह से जैक्स पानी में गिर जाती है और शार्क का ध्यान जैक्स की ओर चला जाता है और वो शार्क जैक्स की तरफ ही आ रही होती है, लेकिन मॉरिस उसे बचा लेता है। इधर ऑक्सीजन कम होने की वजह से सुइन बेहोश हो जाती है और जोनस उसे केज से बाहर निकालता है। यहाँ पर मैक और बाकी टीम एक नई क्रेन सेट करते हैं और शार्क को केबल में फंसाने के लिए ये चारा भी डाल देते हैं, जिसके बाद शार्क उसी डायरेक्शन में आने लगती है, जिसके बाद शार्क का फिन उस केबल से अटक जाता है। इधर जोनस सुइन को लेकर वापस ऊपर जा रहा होता है, तभी शार्क बिल्कुल उसके पास आकर रुक जाती है क्योंकि उसका फिन कटने लगता है और जोनस इसी मौके को देखते हुए उस शार्क के अंदर जहर को इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद उस मैक की मौत हो जाती है। इधर जोनस और सुइन पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुइन अभी भी बेहोश होती है और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद फाइनली सुइन को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो जोनस को थैंक्स कहती है उसकी जान को बचाने के लिए। और अब जोनस सुइन को वो शार्क दिखाता है जिससे वो अभी बचकर आए हैं। इन्होंने उसको अपनी शिप में लटका रखा होता है और इंस्टाग्राम के लिए उसके साथ फोटो खींच रहे होते हैं। लेकिन ये मस्ती इनके लिए भयानक हो जाती है क्योंकि तभी वहाँ पर एक और बड़ी शार्क आ जाती है जो कि द वॉल को और उस मरी हुई शार्क को अपने साथ ले जाने लगती है। इस शार्क की वजह से पूरी शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पलट जाती है, जिसके बाद ये सब किसी न किसी सरफेस पे चढ़ जाते हैं। इस हादसे में डॉक्टर जैंग काफी घायल हो जाते हैं और जोनस उन्हें पानी से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ जैक्स और डॉक्टर हेलर अभी भी पानी के अंदर होते हैं क्योंकि इनके आसपास कोई चढ़ने की जगह नहीं होती और वो शार्क इनकी तरफ ही आ रही होती है। लेकिन डॉक्टर हेलर उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके बाद वो शार्क का शिकार बन जाते हैं। यहाँ पर जैक्स इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी परेशान हो जाती है। खैर कुछ देर बाद इनको एक लाइफ बोट मिल जाती है जिसकी मदद से ये वापस रिसर्च सेंटर जाने लगते हैं। इधर मॉरिस भी फ़ोन करके अपने बंदे वहाँ पे बुला लेता है जो कि हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस दूसरी शार्क पर अपना ट्रैकर लगा देते हैं। इधर डॉक्टर जैंग जो काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं वो सुइन से बात करते हैं और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद सुइन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सेंटर में वापस आने के बाद सुइन मिंग को उसके नाना के बारे में बताती है, जिसके बाद वो काफ़ी उदास हो जाती है। रात में सुइन के पास जोनस आता है और वो उसको समझाता है कि उसको इतना उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो उदास होगी तो मिंग भी उदास हो जाएगी। अगले सीन में हम मॉरिस को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं ये रिसर्च सेंटर बंद कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए और मैंने चाइनीज़ गवर्नमेंट को मैक के बारे में बता दिया है और वो जल्दी उसको मार देंगे, जिसके बाद हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मॉरिस अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि मॉरिस झूठ बोल रहा है। उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट को मैक के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मैक को खुद मारना चाहता है, जिसके लिए वो बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद मॉरिस मैक को ट्रैक करता है और वो बोट से उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वो हेलीकॉप्टर से उस मैक पे काफ़ी सारे बॉम्ब अटैक कराता है। मैक के मरने के बाद मॉरिस उसकी बॉडी के पास जाता है, पर तभी मॉरिस को पता चलता है कि जिसको इन्होंने मारा है वो कोई शार्क नहीं बल्कि एक व्हेल है और वो शार्क तो इनकी बोट के नीचे है। जिसके बाद ये सब काफ़ी घबरा जाते हैं और झटके में बोट को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मॉरिस पानी के अंदर ही गिर जाता है और मॉरिस उस शार्क का शिकार बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैक और बाकी सबको मॉरिस के झूठ के बारे में पता चल जाता है और अब ये डिसाइड करते हैं कि ये उस मैक को खुद ख़त्म करेंगे। और अब इसके बाद ये मैक की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और इनको पता चलता है कि मैक सान्या बे नाम के आइलैंड की तरफ ही जा रही है, जहाँ पे मोस्टली लोग बीच पर पार्टी करते रहते हैं। लेकिन ये वेल साउंड की मदद से उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उस बीच पे काफ़ी सारे लोग होते हैं।
और उस मैक को मारने के लिए सुइन और जोनास अपना ग्लाइडर भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ बीच पर लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन इनको भनक भी नहीं होती कि एक बहुत बड़ी शार्क इनके बीच में ही तैर रही है। और जैसे ही लोगों को शार्क के बारे में पता चलता है तो वो सब काफ़ी घबरा जाते हैं और वो शार्क भी उन लोगों को खाना शुरू कर देती है। इधर ये उस व्हेल के साउंड को पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर शार्क उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। इधर जॉनस और सुइन उसी शार्क का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही वो आती है ये सही मौका देखकर उस पर अटैक करते हैं। अटैक की आवाज़ सुनकर आसपास जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर जॉनस उस शार्क पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है और वो शार्क उस पर ही अटैक कर देती है। इधर ये हेलीकॉप्टर मूवमेंट करते हुए आपस में ही क्रैश हो जाते हैं, जिसके बाद ये सीधा मैक और उसकी टीम की शिप में आकर गिर जाते हैं। इधर सुइन अपनी बेटी और बाकी सबको बचाने के लिए वापस ऊपर चली जाती है। यहाँ पर मींग और डीजे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सुइन आ जाती है तो मींग अपनी माँ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर जोनास उस शार्क से अकेले फाइट कर रहा होता है और वो शार्क की बॉडी का निचला हिस्सा बिल्कुल काट देता है, जिससे उस शार्क का काफ़ी खून बह जाता है। लेकिन फिर भी वो शार्क जोनास का ग्लाइडर अपने दांतों से तोड़ देती है और जोनास भी उस ग्लाइडर से किसी तरह बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो सही मौका देखकर उस शार्क की आंखों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उस शार्क की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर सुइन आ जाती है, जो कि जोनास को पानी से बाहर निकाल कर ले आती है, जिसके बाद ये बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये अपने बाकी फ्रेंड्स को याद करते हैं और अपनी लाइफ को नई तरीके के साथ शुरुआत करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।